हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैरियर विद उत्कर्ष में। मैं आपके साथ ललित सर, और हम आपको दो क्लासेस में पढ़ा चुके हैं। आज तीसरी क्लास है। क्या करा रहे हैं? बीओ के प्रीवियस पेपर्स के मैथ्स का सॉल्यूशन करा रहे हैं, मैथ के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करा रहे हैं। हमने एक क्लास का एक एग्ज़ाम का करा दिया है पूरा कंप्लीट, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो हमने करा दिए आपको सॉल्यूशन। और यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं नेक्स्ट पेपर का, आपका जो पेपर 4/7/2009 में ही हुआ था, उसी डेट में हुआ जिसमें पहले हुआ था। और फिर यहाँ पर अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या क्वेश्चंस आए थे। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए जल्दी कराने के लिए हमने क्या कर लिया, इस बार क्वेश्चंस को ब्लैक बोर्ड पर पहले ही लिख लिया है। छोटे छोटे क्वेश्चंस आए हुए हैं सेकंड शिफ्ट में, और ये शिफ्ट में यहाँ देखते हैं क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर पहले हैं। क्वेश्चंस मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1 से 44 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिएगा, यहाँ से समझना, हमें क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है, याद रखना। और किसका करना है? विषम संख्याओं का ज्ञात करना है। किसका करना है? विषम संख्या। सबसे पहले बच्चों आपको याद होना चाहिए कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो विषम संख्याएं वह संख्याएं जिनके इकाई अंक पर 1, 3, 5, 7 और 9 संख्याएं आएँ तो वही क्या है? विषम संख्याएं होंगी। बात क्लियर हो रही है या नहीं? ठीक है। तो यहाँ पर ये संख्याएं आ गई इकाई अंक पर, यूनिट प्लेस पर, वही संख्याएं क्या होंगी? विषम होंगी। अब हमें एक बात क्या करनी है? हमें विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो याद रखें, यदि विषम संख्याओं का योग निकालना है तो आपको क्या करना होगा? तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, प्रथम n, यानी कि कहाँ से प्रारंभ होगा? ये फॉर्मूला जो लगता है 1 से लेकर कहीं तक भी आप इसको लगा सकते हैं, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख तक, ठीक है, करोड़ तक, कहीं भी लगाएं। प्रथम n विषम संख्याओं का योग। क्या कह रहे हैं? प्रथम n विषम संख्याओं का योग हमें बताना हो तो आप क्या करते हैं कि इसमें 1 से 44 तक कितनी संख्याएं विषम हैं, क्योंकि 44 कैसी संख्या है? सम संख्या है। और 43, यदि हम 43 की बात कर रहे हैं, 43 की बात करें तो क्या है? वो विषम संख्या है। तो 44 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी? तो आपको यदि 43 देता तब भी आपको 44 ही लेना पड़ता है, क्योंकि 44 यानी कि सम संख्या से ही हम काउंटिंग जल्दी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कि यदि सम संख्या का हाफ करते हैं तो उससे पहले जितने भी विषम संख्याएं आई हैं वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? कि 44 का यदि हाफ कर दिया जाए, यानी कि 44/2 कर दिया जाए तो क्या आएगा? 22 आएगा। और 22 ही क्या है? वहाँ तक सम और विषम की काउंटिंग करेंगे तो क्या होगा? सम संख्याएं कितनी मिलेंगी? 22 मिलेंगी, और 22 ही क्या मिलेंगी? विषम संख्याएं। तो n क्या है यहाँ पर? n क्या है यहाँ पर? पदों की संख्या। क्या है यहाँ पर? पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या। तो योग क्या होगा? तो आप कह दें कि योग होगा n², यानी कि पदों की संख्या का वर्ग। क्या होगा? पदों की संख्या का वर्ग। अब इसमें से पद कैसे निकालने? मैंने ये बताया, यदि ये विषम दिया होता तो 1 प्लस करके हाफ कर देते, और यदि ये सम ही दिया है तो आप इसका डायरेक्ट हाफ कर देंगे। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 44/2 कर दिया हमने, क्या आ गई? 22 आ गई। अब 22 का क्या करेंगे आप? 22 का आप स्क्वायर कर देंगे, और 22 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? 484 मिलने वाला है। और 484 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर होगा बी। कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत आसानी से, बहुत आराम से पढ़ा है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सेकंड नंबर पर, ठीक है। सेकंड नंबर, इसे आप स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ के साथ, उसके बाद नोट कर लें बाद में दोबारा कुछ रिपीट करके, या पिक आ जाएंगे आपके गैलरी में तो उनको भी आप देख कर लिख सकते हैं। लिखने का टाइम आपको है नहीं, वैसे आप केवल वीडियो को देखते रहें। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है यहाँ पर। सेकंड का सॉल्यूशन है क्या? कि ये 499,409 में सभी 9 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। देखिएगा, सबसे पहले बात, स्थानीय मान होता क्या है? स्थानीय मान
स्थानीय मान का मतलब क्या होता है? एक जातीय मान आता है, जातीय मान जो जिस अंक को जिससे पुकारा जाता है वही, जैसे 9 को इसे किससे पुकारते हैं हम? 7 या 7 से, हिंदी में कहते हैं 7 से पुकारते हैं, 7। तो यही क्या इसकी जाति है। यदि हम 2 की बात करें तो 2 है, ये लिखा है, तो इसको किस रूप से जानते हैं हम? 2 से। तो यह है इसकी जाति, जिससे हम जिसको पुकार रहे हैं वही उसकी क्या हो गई? जाति हो गई। क्लियर हो रही है बात? लेकिन स्थान क्या होगा? अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 7 2 3 9, अब इसमें मैंने क्या पूछा? 9 का स्थान पूछा, तो 9 का स्थान क्या आएगा? 9 आएगा। मैंने 3 का स्थान ने पूछा, तो 3 का स्थान आएगा 3, और इसके आगे जो अंक है उसके लिए एक 0। इसका स्थान क्या? 30वां स्थान है। यदि हम बात करेंगे 2 की, अब 2 का स्थान क्या होगा? 2 है, लेकिन 2 के आगे कितने अंक हैं? 2, तो इसके आगे कितने 0 लगा देंगे आप? 2। यदि हम बात करेंगे 7 की, तो 7 का क्या स्थान है? तो 7 का स्थान क्या होगा? ये जो जितने अंक हैं इसके आगे 3 अंक हैं, तो 3 0 इसके आगे आ जाएंगे। यही क्या है? स्थानीय मान है। बात समझ में आ रही? इनकी स्थान क्या है कि यूनिट प्लेस पर है ना, इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़े पर है, या हज़ार पर है, किस पर है ये हमें स्थान बताना है। ये बात क्लियर हुई होगी, तो हम बहुत आसानी से करने वाले हैं क्वेश्चन को। देखिएगा, इसने कहा है कि 499 409। यदि हम इसमें 9 के यूनिट पहले से देखें तो सबसे पहले इस 9 को देखते हैं, तो ये 9 आएगा, 1 का 9 हो गया। सेकंड का देखते हैं तो इसका कितना होगा? 9 के आगे, इस 9 के आगे कितने यूनिट हैं? 3 है, 3 डिजिट, डिजिट्स 3 है, तो 3 0 आ जाएंगी। फिर आगे 9 आएगा, उसके आगे कितनी है? 4 है, ये 4 हो गया। आपको क्या करना है? इनका एडिशन करना है, तो आप सिंपल करिए, बड़ी वैल्यू देन छोटी वैल्यू, और इसके बाद सबसे छोटी वैल्यू आएगी। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करेंगे? 9 0 0 9 एंड 9, यही क्या हो जाएगा? स्थानीय मानों का योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थानीय मानों का योग हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? स्थानीय मानों का क्या हो जाएगा? योग। क्लियर? रफ करें इसे, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है, रफ कर देता हूँ। थर्ड नंबर में आते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। देखिए, इसने क्या कहा? इसने कहा 2 3 2 4 5 2 2 6 2 में 2 की बारंबारता। बारंबारता का मतलब क्या है? 2 3 2 4 5 2 2 है ना, और 6 2। बारंबारता की बात कर रहा है, इसमें इसकी बारंबारता, बारंबारता। देखिएगा, बारंबारता की बात कर रहा है, तो बारंबारता होती क्या है? बारंबारता कह सकते हैं आवर्ती, कि एक ही डिजिट्स की कितनी बार आवर्ती हुई है ना। तो बारंबारता आवर्ती कह सकते हैं। बारंबारता यानी कि बार बार जो डिजिट्स आ रही है वो बतानी है आपको। और कौन सी बतानी है? 2 की बारंबारता बतानी है। किसकी बारंबारता? 2 की। तो आप क्या करें? 2 को काउंट कर लें आप, कितनी बार आया? 1 2 3 4 5, 5 बार आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। इसमें कौन सा था? सी ऑप्शन था। क्लियर हो रही है बात? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें आप जल्दी से। 4 नंबर, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में कह रहा है, देखिएगा, 2 संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यानी कि 2 संख्याएं हमारे पास हैं, उनका अंतर जो है, उनके अंतर का अंतर बड़ी संख्या का 20% के बराबर है। अब ये कह रहा है यदि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या बताइए। अब एक बात बताइए, यदि मैं ये कहूँ आपसे कि बड़ी संख्या बराबर मैंने p मान ली, है ना। यदि बड़ी संख्या p है, कुछ भी आप मान सकते हैं, और छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 12। बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ देखिएगा, 2 संख्याओं का अंतर, पहले अंतर कर देते हैं, एक बड़ी और बड़ी में से क्या घटाएंगे? छोटी। तभी तो यही तो बात कर रहे हैं। और बड़ी संख्या का 20%, यानी कि बड़ी संख्या का मैंने 20% कर दिया। जब आपने बड़ी संख्या का 20% कर दिया तो ये क्या कह रहा है? दोनों क्या हैं? ये बराबर हैं। जब इसका 20% इसके बराबर है तो आप क्या करेंगे? अब इसका करेंगे 20 पंजे 100, 5 आ जाएगा, 5 की मल्टीपल इधर होगी तो 5p
12 पंजे 60 बराबर पी, पी इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 4p, और बराबर इधर जाएगा तो कितना होगा 60, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15, तो p बराबर कितना हो जाएगा 15। बड़ी वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। देखिएगा क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या क्या होगी, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे चलें, आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, 5 नंबर में चलते हैं। अब 5 नंबर क्या कह रहा है, किसी संख्या के 40% का 16% यदि 8 के बराबर है तो वह संख्या क्या है। मैंने मान लिया 5 नंबर क्वेश्चन में माना संख्या क्या है p है, p मैंने मान लिया दोबारा से कि संख्या क्या है p है। अब ये p संख्या है, ये कह रहा है किसी संख्या के, मैंने बोल दे p संख्या के 40% का, तो मैंने कहा p के 40%, तो परसेंट का चिन्ह जब हटाओगे तो अपोन में, प्रतिशत जब हटाएंगे तो अपोन में क्या आएगा 100 आएगा, हर में क्या आएगा 100 आएगा, एक 100 से मल्टीपल होती है 100 में, सॉरी हर में, तो का। अब जब का आता है, जब बोर्ड मास नियम पढ़ा होगा तो ऑफ का मतलब क्या है का, और का मतलब क्या होता है गुना, और इसका कितना 16%, तो इसका 16%, तो 16% यानी कि 16/100, तो कितना आता है 8 आता है, कितना आता है 8 आता है। अब ये देखिए आप, यदि आप बात करें तो इससे डिवाइड कर सकते हैं, ये 0 से 0 कट सकती है, बात क्लियर होगी। अब यहाँ देखिएगा 2 से ये कट सकता है 5 बार, और 2 से ये कट सकता है 25 बार, तो ये p बराबर कितना होगा 25 पंजे 125, तो कितना हो गया p बराबर कितना हो गया 125, यानी कि वह संख्या क्या हो गई, ये पूछ रहा है वह संख्या क्या होगी 125 होगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि किसी संख्या का 10% उसी संख्या के 20% से 4 कम है, ठीक है, तो संख्या क्या होगी। देखिएगा ये कह रहा है 10%, एक संख्या, मैंने अभी बताया आपको 6 नंबर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये कहता है किसी संख्या, मैंने मान लिया संख्या क्या है p है, ठीक है। अब p संख्या जो है उसका 10% उसी संख्या के 20% से 4 कम है। अब एक बार देखिए, यदि इसका मैं 10% देखूं, ठीक है, 10% देखते हैं तो इसका होगा 10% ही आएगा, और इसका 20% देखते हैं तो 20% ही आएगा। बात क्लियर हो रही है। इधर आ जाते हैं, 10% p का 10% और 20% हो गया, थोड़ा तिरछा हो गया ये, इसको 20%, ये 10% है, ये 20% है। ये कहता है कि 20% से 4 कम है। क्या कम है, ये क्या है, ये कम है, कितना है, अगर हम परसेंटेज में देखें तो ये 10% कम है। किस में देखें, परसेंटेज में देखें तो ये कितना है 10% कम है, जबकि p अपने आप में क्या होगा 100% होगा, क्या होगा 100% होगा। ये 10 कम है, और 10 किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा 4 के। अंकों में किसके कम है 4 के, परसेंटेज में कितना कम है, परसेंटेज में कितना कम है 10। यदि 10 कम है तो हम इसे 1% बराबर लिख सकते हैं, कितना होगा, कितना होगा 4/10। आपको क्या करना है 100 निकालना है, तो 100% बराबर 100 से इधर मल्टीपल करो, और 4/10 और गुना 100, इधर भी 100 से मल्टीपल, 0 से 0 कटेगा, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। यही तो पूछ रहा है आपसे, संख्या क्या होगी, संख्या 100% मैंने मानी p, तो क्या हो जाएगा। बात क्लियर हुई है। या p को ना माने आप 100 ही मान लें, 100 का 10% निकालें, 20% का अंतर निकालें, हो जाएगा। क्या करना है, p को यदि आप नहीं मानना चाहते तो आप मत मानिए, आप क्या करें, आप सीधा 100 निकालें, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं आगे, 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर में कहता है, देखिएगा एक व्यापारी कुछ सामान 150 रुपये में खरीदता है, क्लियर होगी, खरीद लिया सामान, यदि अतिरिक्त खर्च 12%, यानी कि अब खर्च भी करता है, फिर कह रहा है 10% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचना, क्रय मतलब होता है खरीदना, क्लियर, यानी कि सीपी एंड सेलिंग प्राइस, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस हो गया और सेलिंग प्राइस एसपी हो गया, ठीक है। ये एसपी पूछ रहा है आपसे। देखिएगा मैंने कहीं किसी वस्तु को, यानी कि मैं एक टीवी लेकर आता हूँ 150 रुपये का, समझना मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 7 मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ इसका। ये कह रहा है कि मैं ही बोल रहा हूँ कि मैं एक 150 रुपये का टीवी खरीद कर लाता हूँ, ठीक है।
अब 150 रुपये का टीवी ले आया, तो टीवी की मूल्य जो होगा वो अपने आप में 100% है। यदि टीवी 150 रुपये का है, होता नहीं है वैसे, मैं मान रहा हूँ कि 150 रुपये का टीवी है। अब 150 रुपये का टीवी तो अपने आप में 100% है। अब 100% में क्या हो रहा है कि ये कह रहा है अतिरिक्त खर्च 12%, यानी कि किराए में, लगवाने में, सब काम में क्या हो गया, लाने में उसको 12% अतिरिक्त खर्च होता है। जब 12% हो गया तो 100% तो इसकी वैल्यू है, 12% और खर्च बढ़ गया हमारे पास। तो टोटल हमने कितना इन्वेस्ट किया, 112%। लेकिन हम परसेंट लिख देते हैं, चलो परसेंट ही लग देता हूँ, अपॉन 100 लिखेंगे वैसे। ये क्या हो गया, अब ये जो खर्च है, ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये ब्रैकेट हो गया। अब क्या है, इतने में ये वस्तु मेरे को पड़ रही है, मेरे को ये वस्तु इतने में पड़ रही है। अब क्या करना है, मेरे को इसको बेचनी है। अब इसको बेचने के लिए मेरे को क्या करना है, 10% लाभ कमाना है। तो 10% लाभ, मैंने जितना इन्वेस्ट किया, लाभ किस पर कमाएंगे, जितना इन्वेस्ट किया उस पर लाभ होता है। तो इन्वेस्ट इतना किया तो इसका कितना, 10% नहीं, क्योंकि टोटल यदि मैंने इन्वेस्ट 100%, अब ये क्या बन गया, अब ये 100% बन गया। और जितना मैंने 100% इन्वेस्ट किया, अब उस पर लाभ कितना लेना है, 10%। तो 100 रुपये पर 10 रुपये का लाभ लेना है, तो 110% लाभ लेना है। कितना लेना, या परसेंटेज नहीं हटाना तो आप लगा दीजिए, ठीक है। अब करिए 150 गुना 112 अपोन क्या आ जाएगा, 100% हटा दोगे, 110 बटे में 100 आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात। अब यहाँ देखिए, 0 से 0 कट जाएगी, ये 0 से ये 0 कट गई, बात क्लियर हो रही होगी। अब यदि हम देख भी लें, काटने की कोशिश करें, नहीं काटते, इजीली ऐसे ही कर लेते हैं। 15 दूनी 30, 3 15 3 18 और 15 रेख 16 और गुना में 11 और बटे में 100। देखिएगा, एक 0 और कट गई, 11 8 88, 11 6 66, 66 और जी ये 4 हो जाएगा 74, 7 11 7 18 बटे में 10, ये तो होगा, और ये आ जाएगा 184.8। कहाँ है, ये ऑप्शंस में 0 आप लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप 0 ना काट कर 0 लगा सकते हैं, वैसे भी पॉइंट के बाद 0 लगाई जा सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 184.8 हो जाएगा, या 80 हो जाएगा। बात समझ में आई होगी, ऐसा करते हैं, पूरी क्लियर हुआ होगा। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक काम कर सकते हैं आप कि 150 का 12% निकालें, उसमें जोड़ दें। मैं बता देता हूँ एक बार, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो उस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम सेकंड मेथड करके इसको देख सकते हैं। सेकंड मेथड अप्लाई कर सकते हैं क्या, कि यदि ये कह रहा है कि एक वैल्यू हमने सीपी एक खरीदी थी 150 रुपये की, ठीक है। अब इसमें अतिरिक्त खर्च कितना जुड़ा वो देख लेते हैं। अतिरिक्त खर्च इसका जो जुड़ा वो 12%, तो 150 का 12% तो बटे में 100 हो जाएगा। 50 दूनी 50 तिया 2 छिक्का 6 तिया 18 रुपये क्या हो जाएगा, अतिरिक्त खर्च भी हुआ हमारा ट्रैफिक में। इसे ऐड कर देंगे तो 8 आएगा, 6 आएगा, 168 रुपये क्या हो गया हमारा, टोटल इन्वेस्ट हो गया। क्या हो गया, टोटल इन्वेस्ट। हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कब निकालना है, सेलिंग प्राइस कब आएगा, जब इसमें लाभ जुड़ जाएगा। ये क्या है आपका, अभी भी ये सीपी बनेगा जब इसमें प्रॉफिट जुड़ जाएगा। याद रखना, ये ही कंडीशन क्या बनाती है, एसपी बनाती है, कि क्रय मूल्य में लाभ जुड़ने पर, क्रय मूल्य में लाभ जुड़ने पर क्या मिलता है, विक्रय मूल्य मिलता है। क्लियर हो रही है बात। अब ये यहाँ पर हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो 168 रुपये पर कितने परसेंट का लाभ है, 10% का। तो 10% यानी कि ये लाभ है, 0 से 0 ये पॉइंट आ जाएगा, तो 16.8 ऐड करेंगे इसको, तो यहाँ पे 0.8 आएगा। यहाँ 8 से 14 हासिल 1, 7 8 1 0 लगा सकते हैं आप। क्लियर, ये भी आप कर सकते हैं। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे या आवश्यकता नहीं है, एग्ज़ाम ही आ गया अब तो। आगे भी जो भी एग्ज़ाम आएंगे उनके हम प्रैक्टिस सेट ही कराऊंगा मैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लेते हैं क्या है, क्या कह रहा है। देखिए, किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा में 30% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 40% भूगर्भ विज्ञान में तथा 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण
छात्रों का प्रतिशत कितना है? मेरी बात समझना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्कल ही नहीं बन रहा हमसे तो। देखिएगा, ये कह रहा है कि गणित, एक तो मैंने ये लिया गणित, एक भूगर्भ, ठीक है, एक भूगर्भ विज्ञान ले लिया हमने, है ना, दोनों ले लिए। अब ये कह रहा है कि इसमें जो फेल हुए थे 30% हुए थे, इसमें कितने फेल हुए थे? 30%। इसमें कितने हुए थे? 40%। ये क्या थे? फेल थे। लेकिन दोनों में जो फेल थे वो कितने थे? 20%। दोनों में फेल कितने हुए थे? 20%। यहाँ देखें, गणित में कितने थे? 30%, भूगर्भ में कितने थे? 40%, और दोनों में फेल थे 20%। मैंने 20% तो यहाँ लिख लिया, 20% लिख लिया। अब जरा एक बात में फोकस करो यहाँ पर कि दोनों में जो फेल हुए वे 20% हुए, और अकेले गणित में जो टोटल फेल हुए थे वे कितने थे? 30%। तो केवल और केवल गणित में निकालने हो तो कितने फेल हुए होंगे बच्चे? तो 30 में से 20 घटा दें तो 10% ऐसे जो केवल और केवल किस में फेल हुए होंगे? गणित में फेल हुए होंगे। और 30 में से 20% किस में थे? भूगर्भ विज्ञान भी जिनके पास सब्जेक्ट था वो उनमें फेल हुए होंगे केवल, ठीक है। अब इसमें भूगर्भ की बात करते हैं। 20% दोनों में फेल हुए तो 40% फेल हो रहे थे भूगर्भ में, तो केवल और केवल किस में फेल? भूगर्भ में कितने फेल हुए होंगे? 20%, और 20% दोनों में, तो टोटल कितना हो गया? ये हो गया। तो ये टोटल फेल स्टूडेंट आ गए। तो टोटल फेल ऐड करोगे तो कितना आएगा? 50% आएगा। अब 50% है, किसी क्लास में भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कितने हो सकते हैं? 100, और 100 में से 50 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 50% ही बचेगा, जो क्या हो जाएंगे? आपके पास स्टूडेंट हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर, देखिए 9 नंबर है, निम्न आंकड़ों, ये आंकड़े दिए हुए हैं, ये कह रहा है बहुलक कौन सा होगा? बहुलक वह संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है। बहुलक यानी कि बहुत बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। जैसे यहाँ पर 14 को देख ले तो 1, 2, 3 और 4। फिर सबसे ज़्यादा बार इसमें देखते हैं 18, 1, 2, 3 बार आया। तो क्या आया है सबसे ज़्यादा बार? 14 आया है। तो बहुलक क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए ऑप्शन हो जाएगा 14। क्लियर हो रही है? बहुलक तो हो गया, ये पहली बात होगी। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर कि दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, महत्तम समापवर्तक और तथा लघुत्तम समापवर्ती कितना है? 6 है। तो ये कह रहा है यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ से यदि क्वेश्चन आता है तो आप बड़े इजी कर पाएंगे कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम और इंटू एचसीएफ। ये होगा मैस है, ये होगा लेस है, ठीक है। ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यही फॉर्मूला होता है किसका? एचसीएफ और एलसीएम में 3 डिजिट्स दी हों एक निकालने का। क्लियर? पहली संख्या, एक संख्या दी हुई है, मैंने फर्स्ट संख्या निकाल लेता हूँ, दूसरी रख देता हूँ 12, ठीक है। दूसरी पूछ रहा है, वैसे फर्स्ट ही रख देते हैं 12, और सेकंड पूछ रहा है आपसे दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है? एलसीएम 36, और एचसीएफ कितना है आपका? 6। 6 दूनी 12, 2 से इसको काटेंगे, 2 कम 2 8 16, 18 दूनी 36, सेकंड आ गई 18। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? समझ में आ रही होगी यहाँ तक? क्या आ जाएगी? 18 आ जाएगी सेकंड संख्या। ये किसका हो गया? सॉर्ट आउट हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। इसके बाद आगे आते हैं, आगे क्या कह रहा है 11 में। देखिए 11 कहता है, हाँ आपको दिख रहा होगा, यदि x तथा 1/x का माध्य m है तो x² और 1/x² का माध्य है, इनमें से ऑप्शंस में से आपको बताना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को इजी आप कर सकते हैं। कैसे? माध्य का मतलब औसत, यानी कि कितनी संख्याएं, 1 और 1 2, इन दोनों को यदि हम देखें, ये दोनों हैं x और 1/x, यानी कि इन दोनों को यदि हम क्या करें, औसत निकालना चाहें तो क्या करेंगे? योग बटे संख्या। इनकी संख्या कितनी है? 2, तो बराबर किसकी होगी? m की। इनका माध्य यानी कि औसत दिया हुआ है m। अब औसत के स्थान पर क्या लिख दिया हमने? m, और दोनों का योग बटे संख्या लिख दी इनकी। अब यहाँ से देखते हैं तो हम क्या कर देंगे, 1/x और बराबर में 2m हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर देखो, आपको किसका बताना है? x²
और 1/x² का बताना है। तो आपको इसका औसत बताना है, तो इसका औसत देखिएगा क्या होगा, औसत बराबर होगा x² + 1/x² बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आपको वैल्यू चाहिए x² + 1/x² की, किसके पदों में चाहिए, m के पदों में, क्योंकि ऑप्शंस में सारे में क्या दिया हुआ है, हमें m दिया हुआ है, तो m के पदों में चाहिए। तो यहाँ से x² की वैल्यू निकालो, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कैसे वर्ग करेंगे, x + 1/x इसका स्क्वायर और 2m का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे तो x² + 1/x² + 2 × x × 1/x बराबर 4m²। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला x² का खुला हुआ a + b के रूप में खुला है, ये a² + b² + 2x 2ab। अब a की जगह क्या है, x है और 1/x। अब यहाँ से देखते हैं तो x² + 1/x², ये 2 है, ये उधर जाके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4m² - 2। क्लियर हुई। देखिएगा यही वैल्यू हमें चाहिए थी, ये हमें मिल गई। क्या मिल गई, हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है क्या, 4m² - 2/2। यदि हम 2 ऊपर से कॉमन ले लें तो क्या होगा, 2m² - 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आएगा आपका, 2m² - 1। यही क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हो रही है बात, समझ में आई। तो कहाँ होगा, 2m² - 1, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो आप दोबारा वीडियो रोक कर वापस रिपीट करें और दोबारा देखें तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12, यदि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो क्या कह रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप ऐसा क्वेश्चन आए, कह रहा है 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो ये बात आप सिंपल यहाँ रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में यदि इसका सॉल्यूशन आपको देखना है तो देखिए कितना इजी है कि 6 आर्टिकल है और इनका क्या, CP मैंने माना 1 रुपया है। कितने रुपए हैं, 1 रुपये। और 4 वस्तुओं का जो SP है वो भी मैंने क्या मान लिया, 1 रुपया मान लिया। क्या मान लिया, 1 रुपया मान लिया। अब जरा यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ देखते हैं 6 वस्तुओं का CP 1 रुपया है, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 1 रुपया है। आप यदि हमें लाभ की स्थिति या हानि की स्थिति चेक करनी है तो यहाँ पर आप आर्टिकल को बराबर कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल यानी कि वस्तुओं की संख्या बराबर कर लो, उससे आपको रुपए में डिफरेंस से सीधा पता कर लोगे कि क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदी गई वस्तु और विक्रय मूल्य मतलब SP यानी कि बेची गई वस्तु। अब बेची गई वस्तु का मूल्य ज़्यादा है या खरीदी गई का ज़्यादा है तो आपको क्लियर हो जाएगा उससे। अब इनका एलसीएम देखेंगे, 6 और 4 का क्या होगा, 12। तो इसमें हम किससे गुना कर सकते हैं, 2 से, और इसमें किससे गुना करेंगे, 3 से। तो ये कितनी हो जाएंगी, 12 और ऊपर भी 12। जब इधर 2 से गुना किया तो आप इधर भी 2 से गुना कर दो और इधर 3 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 2 रुपये की वस्तु खरीदी और 3 रुपये की वस्तु आपने बेच दी। 2 रुपये की खरीदी थी, कितनी वस्तु, 12 वस्तु, और बेच कितने दी, 12, 3 रुपये की बेच दी। अब आपको पता है जब खरीदी 2 रुपये की थी, बेच 3 दी, 3 की दी, तो कितने रुपये का लाभ हुआ है, 1 रुपये का लाभ हुआ है। 1 रुपये ज़्यादा मिला है आपको, तो 1 रुपया मिला तो लाभ परसेंट आपको निकालना है, प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, 1/CP × 100। लाभ हमेशा किस पे मिलेगा, CP पर। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 50, यानी कि लाभ कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। क्लियर हुई बात या नहीं, समझ में आई है यहाँ तक। स्क्रीनशॉट लें या देखते रहें वीडियो को जैसा आपका मन करे। ठीक है, नेक्स्ट की ओर क्या आते हैं, लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, 13 नंबर। ये कहता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये तथा विक्रय मूल्य 414 रुपये है, तब बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, याद रखना MRP और SP। MRP दिया है 450 और
विक्रय मूल्य है 414 रुपये। ठीक है, पूछ रहा है बट्टे की दर। बट्टे की दर पूछ रहा है, देखिएगा। बट जब हमेशा बट्टा किस पर दिया जाता है, याद रखना, हमेशा बट्टा एमआरपी पर दिया जाएगा। किस पर दिया जाएगा? एमआरपी पर दिया जाएगा। क्लियर हो रही है? प्रॉफिट हमेशा किस पर दिया जाएगा? सीपी पर दिया जाएगा। क्लियर हो रही है? इनकी डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर ही दिया जाता है। आप किसी भी शॉप पर जाते हो, शर्ट लेते हो, पैंट लेते हो, कोई भी आर्टिकल लेते हो, तो उस पर क्या देता है? छूट देता है। वो छूट किस पर देता है? एमआरपी पर। उसकी चिट पर देखता है कितना लिखा हुआ है, उसी पे क्या करता है? डिस्काउंट करता है। क्लियर हो रही है बात? तो आपको यहाँ पर कितना डिस्काउंट कर रहा है? कितना कर रहा है? 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा ना, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा। 36 रुपये का डिस्काउंट कर रहा है। कितने का कर रहा है? 36 रुपये का। 36 रुपये का डिस्काउंट कर रहा है। डिस्काउंट किस पे कर रहा है? 450 रुपये। दर प्रतिशत निकालने तो इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे। 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8%। कितना आ जाएगा? बट्टा आएगा 8% का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यही क्या हो गया? बट्टा आ गया आपका। ठीक है, बट्टे का कोई क्वेश्चन आता है तो समझ जाना किस पर दिया जाएगा? एमआरपी पर बट्टा दिया जाता है। और क्या लिया जाएगा? एमआरपी और सिर्फ एसपी का अंतर लिया जाएगा। उससे क्या निकाल सकते हैं? दर प्रतिशत निकाल सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके थोड़ा बहुत हमें इंकरेज करिए, थोड़ा हमें उत्साहित करिए, जिससे हम और अच्छा कर पाएँ। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और इसी के साथ हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पूरी वीडियो देखें तो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।